आप ये हमें बताइए कि रिसर्च किसे कहते हैं, शोध क्या होता है? सर किसी चीज की खोज करना, रिसर्च। बस। जी सर। सबिहा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। यस डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी शोध क्या होता है? सबिया भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट है, ये भी नेट क्वालिफाइड हो गई है गेस्ट फैकल्टी पे, और इस समय हमसे प्रीमियम बैच पढ़ रही जी जी है, न्यू स्टूडेंट है। जी जी। तो हम यहाँ रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। सबिया, रिसर्च की मीनिंग बताइए, आप रिसर्च को क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। रिसर्च मतलब दोबारा किसी जो चीज खोजी जा चुकी है उसको दोबारा से फिर से कुछ नए तरीके से खोज करना, उसकी उसे रिसर्च कहेंगे। रिसर्च और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है अशु? आविष्कार और खोज में क्या डिफरेंस है? आविष्कार और शोध में क्या डिफरेंस है? शिव बताइए, आविष्कार और शोध में क्या डिफरेंस है? सर आविष्कार सर शायद पूरी चीज बनाई जाती है और उसमें खोज किया जाता है। ओके, सबिया आप बताइए। सर आविष्कार से कोई कोई नया कुछ कोई चीज खोज रहे हैं उसको करते हैं आविष्कार, और शोध में जो चीज खोजी जा चुकी है उसको दोबारा से कुछ नई चीजें उसमें ढूंढना, उसको शोध कहेंगे। देखिए, शोध हमेशा नियमित तरीके से होता है। शोध के अंतर्गत आविष्कार सम्मिलित होता है, परंतु आविष्कार में शोध अनिवार्य नहीं। शोध चरणागत रूप से होता है, आविष्कार में ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है ना? तो हम जब शोध करते हैं तो शोध में आविष्कार हो सकता है, परंतु आविष्कार में शोध नहीं होता है। ठीक है? शोध जनरली पीएचडी स्कॉलर जैसे आप कर रहे हो है, लेकिन आविष्कार जरूरी नहीं है कि पीएचडी स्कॉलर ही करे, वो अनायास भी हो जाता है। ठीक है, अनायास जैसे खोज हो जाता है, सीमेंट की खोज थी, वो एक आविष्कार था, अनायास हो गया। कुछ एक विचारक थे, उन्होंने लाइमस्टोन चारकोल मिला के रखा, अचानक पानी गिर गया। अब वो मिला के रखे थे किसी और पर्पस को खोजने के लिए, और पानी गिर जाने के बाद उनका ये तो बेकार हो गया, उसे नीचे रख के चले गए, सो गए। सुबह उठे, देखे कि वो एक सीमेंट के रूप में बन चुका था। बाद में उन्होंने इसको पहचाना, ये सीमेंट। तो आविष्कार अनायास भी हो जाता है। आविष्कार के पीछे जरूरी नहीं है कि योजना बना के किया गया हो, जबकि शोध हमेशा योजनाबद्ध रूप से होता है। ठीक है, तो ये शोध और आविष्कार में अंतर होता है। आविष्कार शोध का एक भाग होता है। एक चीज देखें तो क्या है, शोध का एक भाग है आविष्कार, लेकिन आविष्कार का भाग शोध नहीं होता है। ठीक है, शोध के अंतर्गत आविष्कार सम्मिलित होता है। क्लियर बात समझ रहे हैं? ये चीज होता है। जी जी। तो शोध जनरली क्या है, अगर हम इस मीनिंग को समझें बेहतर रूप से, तो मैं आपको इसके तीन अर्थ की व्याख्या करूंगा। शोध के तीन अर्थ होता है। व्हाट समथिंग, इसको एक फॉर्मूले के रूप में मेंशन किया जा सकता है, जिसे हम पी एच सॉरी आर डी स्क्वायर कह सकते हैं। आर डी स्क्वायर यहाँ पर रिसर्च एप्लीकेशन। रिसर्च को हम आर डी स्क्वायर, एक फॉर्मूला बना रहे हैं, आर डी स्क्वायर, और या डी डी आर भी कह सकते हैं। आर डी स्क्वायर या डी डी आर भी कह सकते हैं।
यहाँ पर 3 मीनिंग निकलती है। DDR, D is for the discovery। दिख रहा है शिव, आपको बोर्ड दिख रहा है? जी 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 सर। और D for डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और R for रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी। 3 मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रही है। डिस्कवरी करना, डेवलपमेंट करना, रिन्यूएबिलिटी करना, यानी विकास करना, खोजना, विकास करना, परिमार्जन व शुद्धिकरण करना। तो रिसर्च का कभी एक मीनिंग नहीं होता। जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि रिसर्च की मीनिंग बताइए, तो रिसर्च की एक मीनिंग नहीं होता, कम से कम इसके 3 मीनिंग निकलती हैं। पहली बात क्या है? डिस्कवरी, खोजा जाना, कोई भी चीज खोज होगी तो डिस्कवरी, तो रिसर्च हो रहा है। या किसी चीज का विकास किया जा रहा है तो रिसर्च हो रहा है। या जो भी खोजा गया है उसका परिमार्जन यानी शुद्धिकरण करना, जैसे कोई चीज की कमी है उसमें सुधार करना। ठीक है, तो 3 मीनिंग हो सकती है रिसर्च। जी। कभी भी इंटरव्यू में गए आप, वहां आपसे कोई पूछे भाई रिसर्च की मीनिंग बताइए, तो आप हमेशा ही बताएंगे कि साहब रिसर्च जो है वो 3 मीनिंग लेकर होता है। रिसर्च की एकांगी मीनिंग नहीं होगी। या तो कभी भी रिसर्च हो रहा है तो या तो किसी चीज की खोजने के लिए किया गया है, दैट इज डिस्कवरी। या जो भी खोजा गया है उसमें कुछ और विकास करना है, उसके आगे बढ़ना है, तो दैट इज डेवलपमेंट। और या जो भी खोजा गया है उसका परिमार्जन यानी शुद्धिकरण करना है, कमियों को दूर करना है, तो वो रिन्यूएबिलिटी हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्कवरी, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी रिसर्च पर जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो अब इसका मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आपको नोट्स दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? जी। यस सर, दिखाई देता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है? देखिए, चरण की बात करें तो सबसे पहले क्या आपके सामने 6 चरण आपके सामने है। प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस, जनरलाइजेशन, पीएचडी कैट, ये फॉर्मूला है। अब आपके सामने सबसे पहले समस्या का चयन आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या बनाया जाए। अब शाम को अंकल आएंगे तो उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम उद्धृत हुआ कि क्या बनाया जाए। अब आपने एक मन मस्तिष्क की कल्पना किया कि हलवा बना दिया जाए, हलवा बना ले ज्यादा बेटर होगा। हलवा कुछ इस प्रकार से होगा, लजीज होगा, मेवेदार होगा, कटा बढ़िया होगा, घीदार होगा। तो आपने कुछ कल्पनाएं बनाए जो तर्कयुक्त हैं। तो जो कल्पनाएं तर्कयुक्त हैं उनको आप हाइपोथेसिस के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद अब आप कैसे बनाएंगे, हलवा बनाने की विधि क्या होगी। अब आपने हलवा पहले नहीं बनाया, जैसी बात है आप किसी से पूछोगे, रेसिपी बुक लोगे, यूट्यूब वीडियो पे जाओगे जिस पर आप सर्च करोगे कि हलवा बनाने की विधि क्या होती है, यानी आप डिजाइन को देंगे। इसी को हम मेथडोलॉजी कहेंगे। मेथड, पद्धति, कोई ना कोई पद्धति को अपनाएंगे। उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा को कलेक्ट करेंगे यानी कि हलवा बनाने से पहले, हलवा बनाने की विधि की जानकारी होने के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरी है सामग्री का एकत्रीकरण करना। तो भाई अगर हम सूजी का हलवा बना रहे हैं, सूजी चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, ईंधन चाहिए, सभी समस्त मटेरियल हमें आवश्यकता चाहिए और हम सारी चीजों को आवश्यकता के अनुरूप रख लेंगे।
उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, हम जब चीजों को रखेंगे तो उस समय हम एनालिसिस नहीं करते। जैसे हम मार्केट में गए और हमको पता है कि एक कटोरा हलवा में हलवा बनाने के लिए 35 ग्राम काजू, 25 ग्राम चीनी, 35 ग्राम घी ऐसे चाहिए। लेकिन हम जब दुकानदार के यहाँ जाएंगे, हम उससे नहीं कहेंगे भैया 35 ग्राम घी दे दो, 25 ग्राम चीनी दे दो, 50 ग्राम वो 40 ग्राम सूजी दे दो। हम उसे कहेंगे 50-50 ग्राम आप सब चीजें निकालो। तो जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एनालिसिस नहीं करते, उस समय हम डाटा को बस केवल लेके चलते हैं। डाटा को ले लेने के बाद हम एनालिसिस करते हैं, यानी टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, छांटना, अब इत्यादि ये सब क्रिया हम कब करेंगे? एनालिसिस के दौरान करेंगे। तो हम इस यहाँ पे विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम सिद्धांतीकरण में जनरलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लास्ट में जनरलाइजेशन यानी कि सिद्धांत जैसा हम चाहते थे वैसा दर्पण स्वरूप हमारे सामने वो चीज बन के तैयार हुई। तो एक जैसे हमने आपको उदाहरण दिया हलवा बनाने का, एक साधारण सी प्रक्रिया है, साधारण सा क्रिया है जो कि हमारे जीवन में यदा हम लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हलवा बनाना भी एक शोध हो सकता है। इसी तरीके से बहुत से क्रियाएं हमारे जीवन में आगे पीछे हर जगह चलता रहता है और हम अपने जीवन में इन क्रियाओं को देखें तो एक प्रकार का शोध हर वक्त चल रहा होता है। अब ऐसी जब क्रियाओं को हम किसी विशिष्ट स्वरूप के रूप में रखते हैं, किसी विशेष प्रकार की चीज की खोज के लिए रखते हैं और थीसिस के दृष्टिकोण से रखते हैं, तो भले ही हम उसे रिसर्च का नाम देते हैं, लेकिन प्रतिदिन जो क्रियाएं हैं वो भी एक प्रकार से रिसर्च ही हो रही होती है। तो प्रतिदिन की जो हमारी क्रियाएं हैं वो भी एक प्रकार से रिसर्च ही है। अब आगे बात करते हैं। तो शोध कार्य में धैर्यता होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको बेहतर रिसर्च करना है, सक्सेसफुल रिसर्चर बनना है, तो आपके अंदर धैर्यता का होना बहुत जरूरी है। आपको पेशेंस होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कई बार ऐसा देखा गया कि एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है और वो किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर कर रहा होता है। सपोज करिए हमारे मन मस्तिष्क में किसी एक समुदाय के खिलाफ एक नेगेटिव भावना विकसित है बचपन से। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे मस्तिष्क में विकसित है कि मुस्लिम झूठ बोलते हैं, और इस भावना के साथ हम एक खनी मुस्लिम आबादी में जाकर डाटा ले, तो जाहिर सी बात है कि जब सामने से उत्तरदाता उत्तर देगा तो मेरे मन में यह बात पहले आएगी, हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति में झूठ बोलना होता है। तो अगर यह चीज प्रभावी हो जाएगी मेरे शोध में, तो शोध बायस हो जाएगा, शोध बेहतर नहीं हो सकता। तो शोध में व्यक्तिगत पक्ष, भावनाएं कभी भी प्रभावी नहीं होना चाहिए, हमेशा निष्प्रभावी होना चाहिए। घटना जिस रूप में हमें दिखे उसी रूप में उसे अध्ययन करने पर बल दिया जाना चाहिए। अब शोध में विश्वसनीयता के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि शोध काफी एक चरण में काफी गहराई से किया जाता है, इसलिए इसे विश्वसनीय माना जाता है। अगर किसी शोध की परीक्षा दोबारा खोज करने पर परिणाम वही देता है, तो इसे हम शोध की निरंतरता यानी शोध की विश्वसनीयता कहेंगे। विश्वसनीय तब है जब कोई चीज बार बार किया जाए और वही आए। अब एक प्रश्न आता है वैधानिकता। वैधानिकता यानी वैलिडिटी, और एक होता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में अंतर को समझ लेगा। रिलायबल है तो वैलिड होगा, वैलिड है तो रिलायबल होगा। ये प्रश्न आता है। अगर कोई चीज रिलायबल है, रिलायबल, तो क्या वो वैलिड होगा? और अगर वो वैलिड है तो क्या वो रिलायबल होगा? यह एक प्रश्न बनता है हमारे सामने कि कोई चीज रिलायबल है, बोर्ड पे मैंने लिखा है रिलायबल है तो वैलिड होगा।
या अगर कोई चीज वैलिड है तो रिलायबल होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, रिलायबल है यानी विश्वसनीय है तो वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वैलिड है तो रिलायबल होगा, वैलिड है तो रिलायबल होगा। एक दवा की दुकान के पास हम जाते हैं, दुकानदार से हम कहते हैं कि हमें क्रोसिन का एक पत्ता दे दीजिए। अब क्रोसिन का जो एक पत्ता हमें देता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2021 तक वैलिड है। तो दिसंबर 2021 तक वैलिड है, अगर वो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है 2021 तो वो रिलायबल होगा, तो हम उस पर बड़े आसानी से विश्वास कर लेंगे कि हाँ भाई ये बात तो लिखा है इसलिए विश्वसनीय है। लेकिन एक दवा हमने लिया क्रोसिन का पत्ता जिस पर लिखा है दिसंबर 2019, ठीक है, दिसंबर 2019 लिखा है। अब दिसंबर 2019 लिखा है तो हम जानते हैं कि वो वैलिड नहीं है, समझे ना। अब भले ही हमें दुकानदार कहे भाई साहब दिसंबर 2019 लिखा है, ये आप जान लो कि जितनी दवाएं एक्सपायर होती हैं वो 1 साल बाद तक सही रहती हैं। आप हम पर विश्वास करें, हम 20 साल से मेडिकल प्रोफेशन में, तो क्या हम उसके विश्वास पर वैलिडिटी बना देंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि विश्वास पर वैलिडिटी नहीं आती है, वैलिड है तो विश्वसनीय हो जाता है, समझे। तो वैलिड है तो विश्वसनीय हो जाएगा, ये बात हमेशा माइंड में बना के चलिए। इसलिए वैलिडिटी हमेशा तभी होगी जब हमें, रिलायबिलिटी तभी होगी जब चीज वैलिड होगी। सटीकता की एक परिभाषा होती है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, तो मापन करता है कि क्या जो शोध उपकरणों का चुनाव किया गया है वो सर्वोत्तम संभव तरीके से किया गया, क्या शोध प्रक्रिया शोध समस्या पर सूट करता है या नहीं। यानी कोई चीज सटीक तभी कही जाएगी जब वो बार बार एक ही परिणाम निकालेगी, तो हम उसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब देखिए रिसर्च के कई और फायदे हैं, जैसे सामाजिक नियोजन और नियोजित परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाना, उसके सफल संचालन में योग देना, समाज कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों को सफल संचालन या उसके विषय में पता लगाना कि भाई कितना और प्रभावी है, समाज कल्याण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो और कितना प्रभावी हो सकता है। घटनाओं के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी घटना जैसा हमें दिखे वैसा उसकी व्याख्या कर देना, तो जो जैसा है उसको वैसे ही व्याख्या कर देना, जैसा दिख रहा है वैसा ही बता देना, घटनाओं का यथार्थ चित्रण कहलाएगा। सामाजिक समस्याओं के निस्तारण हेतु विकल्पों को अवलोकित करना, तो अभी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसके निस्तारण हेतु विकल्पों को अवलोकित करना, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने उनका क्या हल निकाला जा सकता है, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनका हल क्या होगा, ठीक है, तो वो सब कुछ शोध के द्वारा हमें ज्ञात हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सत्य का सामाजिक निर्माण करना, सत्य का सामाजिक निर्माण करना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रुथ, दैट इज रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियलिटी, सत्य का सामाजिक निर्माण करना, सत्य का सामाजिक निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो सत्य हमें पता है और जो सत्य वर्तमान में है, तो वर्तमान के सत्य से आधुनिक सही सत्य से प्रतिस्थापित कर देना। अब जो समाज का सत्य है वो जो काफी समय से चला आ रहा है, जिसे हम परंपरा नाम दे सकते हैं, वो समाज का सत्य होगा, परंतु उस सत्य से वास्तविक सत्य यानी वर्तमान के सत्य को प्रतिस्थापित कर देना, यानी आज जो सत्य है
उस सत्य को चुनना, ना कि जो सत्य कहा जाता रहा है उस सत्य को अपनाना। ये कहेंगे सत्य का सामाजिक निर्माण। मैं कैसे समझाऊंगा? जैसे मान लीजिए कि कोई घटना सत्य मानी जाती रही है, हमारे समाज में कोई घटना है जो सत्य मानी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि चंद्रमा को ईश्वर माना जाता है। आज से 200 साल बाद पहले अगर हम चले जाएं तो चंद्रमा ईश्वर था और इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आज हम सबको पता है कि चंद्रमा अब ईश्वर नहीं है, चंद्रमा एक सैटेलाइट उपग्रह है। और फिर भी अगर हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, उसको देखकर तीज और उसी को देखकर ईद मना रहे हैं, तो ये क्या है? सत्य का सामाजिक निर्माण नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? जो सत्य है उसे समाज में लाना चाहिए और उस सत्य के साथ समाज के सत्य को प्रतिस्थापित करना चाहिए। अर्थात जो सत्य पता है, जो वास्तविक वैज्ञानिक सत्य हम जान चुके हैं, उसको समाज का सत्य बनाना, ना कि जो पारंपरिक समाज का सत्य है वो भले ही सत्य नहीं है फिर भी उसे मानते आना। ठीक है, तो इसे कहते हैं सत्य का सामाजिक निर्माण करना। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। पूजा? नहीं सर। एग्जामिनेशन है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा रहा हूँ। क्यों? कोई क्वेश्चन है पूछिए बेटा। म्यूट है आपका, आवाज म्यूट है, अनम्यूट करिए। नहीं अभी नहीं हुआ, आपका आवाज अभी बंद है। आवाज, हाँ आपको। जी सर। कुछ क्वेश्चन है? नो सर, अभी तक कुछ नहीं है सर, पूछेंगे फिर। पूरा समझ में आ गया जो मैंने समझाया? जी सर, लेकिन थोड़ा सा आवाज सही से नहीं आ रही थी सर। अच्छा, नेटवर्क की वजह से हो गया होगा। तो जी जी उसके लिए मैंने जितना अभी आपसे डिस्कस किए ना, सबकी रिकॉर्डिंग बना दी है और जी 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 रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो जी जी एक बार तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जी। सर इसके मतलब जो अभी यही एक टॉपिक रिसर्च कर ले। कीजिएगा, मैं एक बार पुनः रिकैप कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शोध के अर्थ के विषय में बता रहा हूँ। शोध का अर्थ क्या है? रिसर्च का मतलब होता है रीड प्लस सर्च, यानी कि बार बार खोजना। शाब्दिक दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य हो गया बार बार खोजना, जिसका मतलब हो गया किसी भी तथ्य को गहराई से देखना और उस तथ्य के विषय में गहराई से समझने को प्रयास करना, यानी उस तथ्य के ऊपर गहराई से उस तथ्य की मीनिंग को बाहर निकालना। किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति विद्वान ज्ञान के संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन की दृष्टि से किया गया व्यवस्थित प्रयासों को शोध या अनुसंधान कहते हैं। एक परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेबस्टर के अनुसार, वो मैंने बताया, अनुसंधान केवल सत्य के लिए खोज मात्र नहीं बल्कि यह दीर्घकालिक सत्य सघन संधान है, यानी काफी लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक, सदृश यानी कि दिखाई देने वाला, सघन यानी बड़ी गहराई से, संधान यानी लक्ष्य ओरिएंटेड यानी गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य को साध कर करने वाला। संक्षेप में इसके कई मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे इसे कहा जा सकता है शोध किसी उच्च शिक्षण संस्थान की जीवन रक्त होती है। दूसरी बात, यह विशिष्ट कुशलताओं का समूह है। यह सोचने खोजने का एक तरीका है या किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण है। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है गहराई से अध्ययन करना। आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई करना नहीं होता, बल्कि आलोचना का मतलब किसी चीज के गहराई से अध्ययन करना। यह एक संरचित जांच पड़ताल है जो स्वीकृत वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है और नए ज्ञान की खोज करता है जो सामान्य रूप से प्रायोगिक होती है। संरचित जांच पड़ताल होता है यानी कि एक संरचित सुव्यवस्थित रचना, यानी काफी व्यवस्थित रूप से रचना की जाती है, तब किसी चीज की जांच पड़ताल की जाती है। यह खोज और जांच पड़ताल की एक प्रक्रिया है
और इस प्रकार से इसके 3 अर्थ निकलते हैं: नए तथ्यों की खोज करना, खोजे गए तथ्यों का विकास करना, खोजे गए तथ्यों का परिमार्जन या संवर्धन करना। इसके बाद मैंने विशेषताएं इसकी चर्चा करी। अनुसंधान एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो कभी ना खत्म हो, सदैव चलने वाली प्रक्रिया। सदैव चलने वाली क्रिया को प्रक्रिया कहते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक इन नेचर होती है। यह व्यवस्थित व सुनियोजित विधि को अपनाता है, नवीन ज्ञान के वृद्धि में विकास पर जोर देता है। यह नियमों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यह तार्किकता और वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। तो तार्किकता इन तर्कयुक्त होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि वस्तु जैसा कहता है, वस्तु जो बोलता है। यह चरणबद्ध रूप से संपन्न होता है। चरणबद्ध यानी चरण एक के बाद एक क्रम रूप से, जैसे 6 चरण हैं इसमें, ये है तो हमने अभी आपको बताया, ये 6 चरण रूप से संपन्न होता है। शोध कार्य में धैर्यता होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात घटना जिस रूप में घट रही है उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। शोध में विश्वसनीयता के गुण पाए जाते हैं। अगर किसी शोध की दोबारा परीक्षण खोज करना पर वही परिणाम आता है तो इसे निरंतरता रहती है। इसका मतलब शोध विश्वसनीय है। वैधानिकता यानी वैलिडिटी क्या होती है, और यह भी मैंने आपको बताया कि जो चीज वैलिड है वो सदैव विश्वसनीय होगी। वैलिड यानी कि जो सभी त्रुटियों से मुक्त हो। वैलिड का मतलब हो गया कोई त्रुटि ना पाई जाए, तो उसको पक्षपात मुक्त हो, त्रुटि युक्त ना हो, तो ऐसे को हम वैलिड कहते हैं। और जो चीज वैलिड है वो विश्वसनीय होती है। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब बार बार वही चीज आए उसे हम एक्यूरेट कहेंगे। यानी एक बार करें माप, चाहे 2 बार करें माप, या बार बार किसी चीज से मापें और वही माप निकल के आए, तो हम उसे एक्यूरेसी कहते हैं। वही तराजू उठाया और हमने 10 बार किसी चीज को तौला और बार बार वही माप आ रहा है, तो इसका मतलब चीज सटीक है, एक्यूरेट है। सामाजिक नियोजन, नियोजित परिवर्तन की प्रभाविता का पता लगाना इसका उद्देश्य होता है। समाज के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी शोध का मदद होता है। घटनाओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। सामाजिक समस्याओं के निस्तारण हेतु विकल्पों को अवलोकित करता है और सत्य का सामाजिक निर्माण करता है। सत्य क्या है उसको बताता है। और परिकल्पनाओं की पुष्टि करता है। पुष्टि करता है परिकल्पनाओं की, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसकी पुष्टि करता है। हाइपोथेसिस क्या है ये मैं अब आपको यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है शिव? जी सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। हाँ, अभी मैंने फिर से एक बार समझाया, कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो? कोई पॉइंट जो ना समझ में आया शिव? आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है सर। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो? नोट्स आपके सामने है, अभी मैं नोट्स की कॉपी आपको भेज भी दूंगा। जी जी तो जी सर। सब समझ में आ गया? जी 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 सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलेंगे उपकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपकल्पना बहुत बार पूछा जाता है। इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उपकल्पना, उपकल्पना क्या होती है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपको ये जान लीजिए कि रिसर्च के किसी भी स्थान पर, यानी चाहे आप पीएचडी के एंट्रेंस दे रहे हो या आप रिसर्च कर रहे हो, उपकल्पना पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहली बात तो हम उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना कई नामों से जानते हैं। इंग्लिश में हम सिर्फ हाइपोथेसिस कहते काफी होता है। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली अपरिचित कथन को प्राकल्पना कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, किसी सिद्धांत से जुड़ी
अवधारणाओं के बीच के सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने वाली अपरीक्षित कथन। अपरीक्षित कथन का मतलब समझ लीजिए जो भी नॉन टेस्टेड है, जैसे अनटेस्टेड स्टेटमेंट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट relations between concepts related to any theory is known as hypothesis। यानी कि अभी जिन कथनों की जांच होना बाकी है, हम अभी अनुमान के आधार पर, कुछ एजम्पशंस के आधार पर, अनुमान के आधार पर कुछ स्टेटमेंट्स उठा लेते हैं और उनकी जांच करते हैं। तो ऐसा शोध के दौरान किया जाता है। जब शोध करना शुरू करते हैं तो हम एक कुछ कल्पनाएं बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल्पनाएं बनाते हैं कि उपकल्पनाएं बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि कल्पना और कल्पना में डिफरेंस है कि जो कल्पना है वो जरूरी नहीं कि तर्क युक्त हो, लेकिन जब वही कल्पना तार्किक हो जाती है तो वही उपकल्पना कहलाती है। यानी लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल फिक्शन उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस जाती है। विकिपीडिया पे इसे किस प्रकार से परिभाषित किया उस बात को समझिए। विकिपीडिया में कहा गया है कि सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्मित एक अनुमानित या प्रस्थापित विश्लेषण जिसका प्रयोग एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में भविष्य की खोज के लिए किया जाता है, उसे प्राकल्पना कहा जाता है। यानी कुछ सीमित साधनों के आधार पर हम भविष्य के लिए कुछ अनुमान लेते हैं या बिंदु बनाते हैं और फिर उसी पर आधारित होकर अपने शोध कार्य को करते हैं। तो इसे हम परिकल्पना कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि परिकल्पना बिना सत्य की कल्पना हेतु निर्मित तर्क के लिए एक पूर्व सर्ग है। बिना सत्य की कल्पना हेतु निर्मित तर्क के लिए एक पूर्व सर्ग है। In other words, we can say that a proposition made as a basis for reasoning without any assumptions of its truth। यानी इन्हें सत्य नहीं पता है, सत्य होने का आशा करते हैं कि ऐसा सत्य हो सकता है और एक तार्किक आधार, ये समानता, ये संबंध सहचर या कारणों को दर्शाते हैं। जनरली इनमें क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में कोरिलेशंस यानी रीजंस को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तब अगर हम कहते हैं धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पर धूम्रपान और कैंसर के बीच में रिलेशन ढूंढने का प्रयास किया जाए। धूम्रपान और कैंसर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस बात को हम खोजने पर बल देते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना एक ऐसा अस्थायी विचार या अनुमान है जिसका परीक्षण करना शेष है, जो दो या दो से अधिक परिवर्तनों या चरों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। यानी एक अस्थायी विचार, एक टेम्पररी थॉट है जो दो चरों के, चर क्या है इसमें, जैसे कैंसर, ये क्या हो गया, ये चर हो गया। तो दो चरों के बीच में हम किसी न किसी प्रकार का दो चरों के बीच में किसी प्रकार का अस्थायी रिलेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो दो चरों के बीच में जब हम टेम्पररी रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि दो चरों के बीच में अस्थायी विचार या अनुमान है जिसका परीक्षण करना शेष है। अब इन दो चरों के बीच में हम अनुमान लेंगे और इनके परीक्षण करना अभी होगा, शेष है, ऐसा परीक्षण किया जा सकता है। जो दो या दो से अधिक परिवर्तनों व चरों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। तो दो चरों के बीच में इंटर रिलेशन को दिखाते हैं। तो प्राकल्पना को मात्र कल्पना समझना भूल है, क्योंकि कल्पना फिक्चुअस होगी, कल्पना में तर्क होना जरूरी नहीं है। जबकि अगर हम प्राकल्पना बना रहे हैं तो प्राकल्पना में तर्क होगा। घटनाओं के संभावित संबंधों के बारे में ऐसे विचार को प्राकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच
वैज्ञानिक तरीके से संभव है। अतः सभी प्रकार के अनुमानित कथनों जैसे ईश्वर या आत्मा या पुनर्जन्म के बारे में प्राकल्पना नहीं कहा जा सकता है। तो हम जिस पर जांच नहीं कर सकते, जैसे ईश्वर के ऊपर जांच संभव नहीं है, हम इस पर कोई रिसर्च नहीं कर सकते और इस पर अभी तक कोई कसौटी पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ईश्वर है या ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर अल्लाह है या राम है। सो हम ऐसी चीजों पर प्राकल्पनाएं नहीं बना सकते। आत्मा जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, परंतु इस पर अभी तर्क से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आत्मा के ऊपर भी अगर हम कोई कल्पना करते हैं तो वो भी परिकल्पना नहीं हो सकती। तो परिकल्पना हमेशा उन चीजों की बनेगी जिसकी कसौटी की जा सके, कसौटी की जांच की जा सके, जिसे जांच सकते हैं। पर जिसे जांच नहीं सकते वो आपका कहा जाए तो वो परिकल्पना नहीं कहलाएगी। परिकल्पना परीक्षण के लिए संभावित संबंधों के बारे में जो कथन है इसका निश्चित और तर्क आधारित होना आवश्यक है, यानी कि फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, उसकी जांच संभव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कई बातें बार बार रखा। मैंने आपसे कहा कि जो प्राकल्पना है ये अपरिचित कथन है। और अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, हाइपोथेसिस और यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन। कई बार हम दोनों को डिफरेंट मानते हैं, पर बड़ी सही बात ये है कि इनमें कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है, बस स्थान पर इसके प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। अभी मैंने आपको हाइपोथेसिस बताया, यानी परिकल्पना के है, इसमें मैंने आपको हाइपोथेसिस में ये बताया कि वो चीजें जिसकी तर्कयुक्त ऐसे अपरिचित कथन, इसमें हमने आपको बताया था अपरिचित कथन, अपरिचित तो ये क्या है रिसर्च क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अपरिचित प्रश्न, अपरिचित कथन, अपरिचित प्रश्न, यानी ऐसे कथन जिनका अभी परीक्षण होना बाकी है, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन यदि शोधकर्ता अपने शोध में कथनों की जगह प्रश्न रखता है जिनका अभी टेस्टिंग बाकी है, ठीक है, तो उन्हें हम रिसर्च क्वेश्चन। एक एग्जांपल के रूप में हम अगर कहते हैं कि कैंसर, धूम्रपान से कैंसर होता है, हमने कहा कि धूम्रपान से कैंसर होता है, धूम्रपान से कैंसर होता है। तो आप देख रहे हैं धूम्रपान से कैंसर होता है, ये एक कथन है, तो ये अपरिचित कथन है, इसे हाइपोथेसिस बोला जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, बात तो समझी। अगर हम कहते हैं कि क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, तो जब हमने क्या लगा दिया तो यही रिसर्च क्वेश्चन में परिणत हो जाएगा। तो रिसर्च क्वेश्चन में हमेशा प्रश्नमूलक हो जाता है हमारा। अब या तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और रिसर्च क्वेश्चन, या तो रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन स्थिति अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे पास थोड़ा बहुत अनुमान हो, अपने शोध पर हम थोड़ा बहुत अनुमान रखते हैं, तब हम वहां पर ऐसे हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे हमें कुछ आइडिया है कि शायद धूम्रपान से कैंसर होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो हम ऐसे आइडिया वाले हाइपोथेसिस बनाएंगे। लेकिन जहां हमें आइडिया बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर हम ऐसे अपने शोध में रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं।
एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोरोना के ऊपर कोई जांच हो रहा है, ठीक है ना, तो कोरोना की खोज करना है कि कोरोना को कैसे कोरोना ठीक हो सकता है तो या कोरोना के कारण ढूंढना है। तो अब चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अभी वर्तमान में सामने है, जिसके पीछे कोई भी पास्ट यानी कोई भी पहले का पास्ट का फैक्ट नहीं पता है। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम अपरिचित प्रश्न बनाएंगे कि क्या धूम्रपान से कोरोना होता है, क्या अनिद्रा से कोरोना होता है, क्या आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई पास्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सके। तो जहां पर अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसे विषयों पर हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, और जहां थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं वहां पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के प्रकारों को। What are the types of hypothesis? तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उपकल्पनाएं किसे कहते हैं। अब बात करते हैं उपकल्पना। तो देखिए मोटे रूप से ये हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। बाइवेरिएट का मतलब क्या हुआ, दो चर वाले, और मल्टीवेरिएट का मतलब हो गया बहुत से चर वाले। अब हमने कहा धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान और कैंसर दो चर हो गए। तो इस प्रकार से जहां जिसमें दो चर मिल गए वो बाइवेरिएट हो गया। मल्टीवेरिएट बहुपरिवर्ती, जिसमें कई अधिक चर एक साथ जुड़ गए। जैसे हमने कहा धूम्रपान से अनिद्रा आती है, अनिद्रा से कैंसर होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, धूम्रपान, अनिद्रा, कैंसर, तीन चर हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं धूम्रपान से अनिद्रा आती है जिससे कोशिका विखंडन होता है, उससे कैंसर होता है। चर चार चार हो गए, धूम्रपान, अनिद्रा, कोशिका विखंडन, कैंसर। तो जहां चार चर हो गए तो वो सब कुछ जब चरों पर हम देखते हैं तो इन्हें हम कहेंगे मल्टीवेरिएट, और दो चरों पर होगा तो बाइवेरिएट। इस प्रकार से साधारण रूप से ये दो प्रकार से हमने वेरिएबल्स के आधार पर दो प्रकार के हाइपोथेसिस बनाए। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है शून्य निराकरणीय प्राकल्पना, नल हाइपोथेसिस। और नल के साथ साथ जुड़े हुए दो और अवधारणा है, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक प्राकल्पना, और कार्यकारी प्राकल्पना यानी वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इन दोनों को समझना यहाँ पर जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस, शून्य प्राकल्पना। नल हाइपोथेसिस, नल अर्थात शून्य, एक ऐसी प्राकल्पना है जिसके द्वारा दो परिवर्तियों के बीच शून्य संबंधों को, निराकरणीय संबंधों को प्रकट किया जाता है। यानी नल मींस जीरो इज सच अ हाइपोथेसिस थ्रू व्हिच जीरो रिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड। यानी जब दो चरों के बीच में कोई रिलेशन ना हो। शून्य संबंधों से तात्पर्य किसी प्रकार के संबंधों का ना होना है, या दो चरों के बीच किसी प्रकार का अंतर ना होना है। आप समझिएगा कि जब नो रिलेशन, दूसरा नो डिफरेंस, when there is no relation and when there is no difference, दो बातें सामने आ रही हैं, या तो कोई रिलेशन ना हो या कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का प्रायः इस संकेत से रिप्रेजेंट किया जाता है H0। जनरली हम इसे
H नॉट, H और छोटा सा जीरो लगा देते हैं, उसे हम H नॉट कहते हैं। H नॉट, H नॉट को वैस सिंबल्स करते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम आपके सामने रखें तो भाई स्त्रियों और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। अब आप जानते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों की बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता और ये नहीं देखा जा सकता कि स्त्रियां ज्यादा समझदार हैं या पुरुष ज्यादा समझदार हैं। जब हम ये चीज मेंशन नहीं करते कि स्त्रियां ज्यादा तो खिला मार लगा और या तो खिला मार बस क्या कर रहे हैं आप? स्टैंड का दे देते हैं आपको। जब हम ये चीज मेंशन नहीं कर सकते कि स्त्रियां ज्यादा समझदार हैं या पुरुष ज्यादा समझदार हैं, तो ऐसे में ये नल हाइपोथेसिस साबित हो जाएगा कि स्त्रियों और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। शिक्षा का गतिशीलता पे कोई प्रभाव नहीं होता। अब जबकि यह सार्वभौम विदित है, सार्वभौम विदित है, यूनिवर्सल रूप से क्लियर है, शिक्षा और गतिशीलता एक दूसरे को प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी शिक्षा अगर आएगी तो गतिशीलता बढ़ेगी, शिक्षा कम होगा तो गतिशीलता घटेगी। तो जहां ऐसा संबंध हो, यूनिवर्सल रूप से सत्य है और ऐसा हाइपोथेसिस बना दिया जाए जो कि हमेशा नेगेटिव, जो एकदम अपोजिट बात करता है, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है लेकिन कहने सूर्य दक्षिण से निकलता है, तो सूर्य दक्षिण से निकलता ही नहीं, तो ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? नल है। तो व्हेन देयर इज नो रिलेशन, नो डिफरेंस और एक कॉज यहाँ पे और दिखता है, टोटली अपोजिट यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल डिसअप्रूवल। तीसरा कॉज जो दिखता है यूनिवर्सल डिसअप्रूवल, यानी सार्वभौम रूप से असत्य बात कहेंगे, तो सार्वभौम रूप से असत्य बात कहेंगे, तो ये भी क्या है? नल हाइपोथेसिस का ही उदाहरण बोला जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नारी कितना सच कितना झूठ। अब women is how much wrong, how much right, तो किसी कम्युनिटी को हम किसी एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने से सही गलत नहीं साबित कर सकते। सो कम्युनिटी को किसी एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने पर नहीं साबित किया जा सकता। नो रिलेशन by this way, no relation, and thus it is said to be null hypothesis. अब प्रश्न उठता है, क्या नल हाइपोथेसिस जानबूझ के बनाए जाते हैं या बन जाते हैं? तो देखिए, नल हाइपोथेसिस जनरली बन जाते हैं गलती से, जैसे आप कोई चीज बना रहे थे और आपने ऐसा एजम्पशन कर लिया जो गलत है, जिसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, आपने दो चार ऐसे ले लिए जिनमें यूनिवर्सल डिसअप्रूवल। लेकिन कई बार ये जान लीजिए, रिसर्चर्स जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि हमारी कुछ ऐसी उपकल्पनाएं चूज हो जाएं जो हम चाहते हैं, तो हम थोड़ी बहुत एरर के साथ और एक उपकल्पना थोड़ी बहुत एरर के साथ और एक उपकल्पना भारी एरर के साथ जोड़ देते हैं। अब हमने एक एरर ये डाल दिया कि भाई सपोज करें हम लखनऊ विश्वविद्यालय जीतते हैं और हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में मेट्रो स्टेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी का पता लगाना है। अब हम स्टेशन पे उतरते हैं और स्टेशन पे हम कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो हमारे सामने मन में 5 साल बातें आएंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, मेट्रो में होगा या अंतरिक्ष यानी स्पेस में होगा। अब हमने नॉर्थ के लिए लोगों से पूछा, साउथ के लिए पूछा, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, मेट्रो के लिए और स्पेस के लिए, तो मैक्सिमम 99% लोगों ने कहा स्पेस में नहीं है और बाकियों के विषय में लोगों ने कहा कि हो सकता है। मेट्रो में भी काफी परसेंट लोगों ने कहा कि हो सकता है।
अब हमारे सुपरवाइजर को एक हटाना है, तो जाहिर सी बात है वो स्पेस को हटा देंगे। 5 को चूज करना था तो मेट्रो तक चूज कर देंगे। अब मेट्रो मैंने जानबूझ के इसलिए रखा ताकि मुझे मेट्रो का सफर मिल जाए। तो इस प्रकार से सुपरवाइजर जो शोधार्थी होता है वो प्रयास करता है अपने उन विकल्पों को कल्पनाओं में रखने का प्रयास करता है जिस पर वो जांच कराना चाहते हैं। तो उसी तरह अलग हटकर अन्य उपकल्पनाओं को रखेगा जो 100% नेगेटिव होने जाएंगे, यानी 95% नेगेटिव। अगर हम मेट्रो और स्पेस को लें तो ये 95% नेगेटिव होगा और ये 5% नेगेटिव होगा इसकी तुलना में। तो 5% नेगेटिव को एरर को सिलेक्ट कर लिया गया, 95% नेगेटिव को नहीं सिलेक्ट किया गया। तो इस प्रकार से कई बार जानबूझकर शोधार्थी उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अन्य प्रकार के उपकल्पनाओं की। तो नल हाइपोथेसिस के बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात आएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक उपकल्पना। वैकल्पिक उपकल्पना का मतलब हो गया भाई शून्य उपकल्पनाओं की अस्वीकृति के उपरांत जिस उपकल्पनाओं को अपनाया जाए उसे हम वैकल्पिक उपकल्पना कहेंगे। अब शोधार्थी ने कई एक उपकल्पनाएं बनाई और उसके बाद नल हाइपोथेसिस हट गई, यानी सुपरवाइजर ने कहा भाई H0 आपने ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये H0 हो जाएगा, ये H0 हो जाएगा। तो हमारी जो 3 में 4 चुनी गई, तो 3 में 4 चुनी गई, इन्हें बोला जाएगा H अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो 3-4 चुन ली गई हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। यानी कि नल हाइपोथेसिस हटाने के बाद जो बची हुई कल्पनाएं होंगे उन्हें हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, वैकल्पिक कल्पनाएं कहेंगे। अब इसके बाद आता है वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब है किसी अनुसंधान विषय के बारे में प्रारंभिक अनुमान या अनुमानों को कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद मुख्य या अंतिम प्राकल्पना की रचना की जाती है जिसके आधार पर शोध या अनुसंधान किया जाता है। यानी जब कुल मिलाकर सारी चीजें हमारे पास फाइनल हो जाता है, हमने नल हटा दिया, जो बची वो अल्टरनेटिव और जिस पर हमने कार्य किया और जिस पर हमने अपना रिसर्च प्राप्त कर लिया, रिजल्ट प्राप्त किया, वो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होगा। तो भाई हमने नॉर्थ की ओर मूव किया और नॉर्थ में हमें यूनिवर्सिटी मिल गई, तो यूनिवर्सिटी तो नॉर्थ दिशा में जाने की यूनिवर्सिटी मिलती है, यह बात हमने मेंशन कर दिया, ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है। फिर मैंने आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस के विषय में इन डेप्थ एनालिसिस करा। हाँ भाई शिव, समझ में आया? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर, यस सर। क्लियर है, सब समझ में आया क्या? यस सर। जी जी जी। नोट्स मैं दे रहा हूँ थोड़ी देर में, आप लोग इसको पढ़िएगा, कल इसके आगे कराऊंगा। ऐसा मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है, जी। बड़ी मुश्किल से क्लास ले पाया हूँ, देख रहे हैं खांसी लगातार